recording. चलो, so let's start revising section 28 also. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसमें? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन टू एनी पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब जो मतलब जो भी प्रीवियस ईयर के दौरान उसने से पार्ट टाइम के लिए भी किया होगी, वो क्या होगी? उसकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी उसने ड्यूरिंग पार्ट टाइम के लिए भी की हो। एनी कंपनसेशन पेड टू एनी नेम वट एवर कॉल्ड फॉर, क्या लिख रखा है? एनी पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड मैनेजिंग और होली द सब्सटेंशियली द होल ऑफ क्या अफेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी और अफेयर्स इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी। या तो इंडियन कंपनी के अफेयर या फिर अदर कंपनी के जो मतलब इंडिया में अफेयर्स हो वो मैनेज करिए, मतलब उनके जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो इंडिया में हो रहे हैं उसके। ये हो गया। फिर क्या लिख रखा है? एनी पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया फॉर पार्ट ऑफ द एक्टिविटी रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब जो आउटसाइड इंडिया का मतलब पर्सन है, मतलब इंडिया के अंदर उसकी एजेंसी है कोई अदर एंटिटी की बाहर से, तो वो भी उसकी बिजनेस इनकम कंसीडर कर ली जाएगी जो भी इंडिया में ट्रीट हो रही होगी, खाली इंडिया वाली। लेकिन ग्लोबली होगी वो हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करके हमें चेक करना होगा उसका। फिर एनी पर्सन इन कनेक्शन वेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने अगर उसके अंदर कोई मतलब वेस्ट करके अपने मतलब कि मतलब हमने जैसे गवर्नमेंट, जैसे अगर गवर्नमेंट ने हमें एक्वायर कर लिया, जैसे मान लो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दूं, जब गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो कभी भी अपनी वो जैसे किसी फर्म को या किसी फर्म करो या फिर कोई बिजनेस को एक्वायर कर सकती है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो जो भी हमें गवर्नमेंट से अमाउंट मिलेगी ना उससे रिलेटेड, अगर वो बिजनेस से मतलब हम पहले बिजनेस कर रहे थे उससे रिलेटेड हमें गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, हमारे अंदर वेस्ट कर लिया, तो वो क्या हो जाएगी? पीजीपीपी, जो भी हमें अमाउंट मिलेगी वो पीजीपीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। और any person by whatever name called or at or in connection with the termination or modification of terms of condition of any contract। अब इसमें जैसे ये था कि अगर जैसे मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन की बात करें, तो जैसे मान लो कि मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूँ, जैसे मुदित और जैसे मैं मुदित था कोई, जैसे किसका था अगर एग्जांपल है कोई बिजनेस का, जैसे स्पोर्ट्स एसेसरीज वो बेचता था, सामने मैं भी स्पोर्ट्स एसेसरीज बेचता था। कभी जैसे मैं प्राइस अपने कम कर देता था तो मेरी पे जो सेल होती थी वो हाई हो जाती थी, तो कभी वो करता था तो उस पर हाई हो जाती थी। तो मैंने फिर उसके साथ ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तू यहाँ से छोड़ के चला जा, मैं तेरे को इतनी अमाउंट पे कर दूंगा, या तो तू यहाँ पे मतलब कुछ कोई और बिजनेस कर ले, ये मैं तेरे को इतनी अमाउंट मंथली देता रहूंगा, या फिर जो भी है मैं, या फिर लमसम एक अमाउंट दे दूंगा। तो जो भी मैं उसे अमाउंट देंगे ना कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी पीजीपीपी इनकम आ जाएगी, क्योंकि मैंने उसको बिजनेस से टर्मिनेट करने के लिए दिया, मतलब मॉडिफाई करने के लिए, यहाँ से हट जाओ, मॉडिफिकेशन ही मतलब टर्मिनेशन के लिए। तो ये था कि अगर एग्जाम्पल की हम बात करें कि टर्मिनेशन मैं उसको यहाँ से हटाने के लिए कह रहा हूँ, तो वो इस चीज के लिए था। और आगे क्या था? इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फ्रॉम इट्स मेंबर बाय ट्रेड प्रोफेशन और बिजनेस बाय अब वो म्यूचुअल, ये थोड़ा सी मतलब थोड़ा आगे लेवल पे आएगा, फिर तो सीधा बोल देते वाला ठीक है। अब आगे इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेसी कैरिंग ऑन एन एक्सपोर्ट बिजनेस। अब देखो क्या होता है एक्सपोर्ट बिजनेस पे, क्या गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स हमें प्रोवाइड करती रहती है ना, कि जैसे तुम इतने करो हम तुम्हारी टैक्स फ्री कर देंगे, कुछ और एग्जाम्पशन दे देंगे, इतना हम टैक्स नहीं लगाएंगे अगर तुमने कोई और पे रखा। जैसे हम जीएसटी में भी हम पढ़ेंगे कि जैसे अगर कोई रिफंड ऑर्डर दो तीन केसेस में अलाउड होता है, या तो जैसे उस एक तो ये केस होता है कि अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो मतलब उसका एक्सपोर्ट पे आगे फर्दर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हम, तो हमने जो बैक में जीएसटी पे होगा कर रखा होगा उसके अगेंस्ट में हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं, मतलब जो भी हमने एक्सेस आईटीसी पे मतलब जो भी हमने पे कर रखा होगा ना इनकम वो टैक्स जीएसटी का, तो हम उसका रिफंड ले सकते हैं इस केस में। ये हो गया। तो अब इसके अंदर पॉइंट देखते हैं। प्रॉफिट और सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर द इंपोर्ट कंट्रोल मेड अंडर द इंपोर्ट्स एंड कंट्रोल एक्ट। अब देखो क्या होता है कि जैसे जो ये होते हैं ना कि जैसे जो इम्पोर्टर्स होते हैं उन्हें एक लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है इंपोर्ट अथॉरिटीज या फिर उसके थ्रू, तो वो भी ना वो किसी को सेल कर सकते हैं आगे फर्दर ऑन अपने उसके लिए। तो जो भी उनको अगर सेल करने पे अमाउंट मिलेगी ना उनसे प्रॉफिट ऑन सेल हो, मतलब जैसे उन्हें जो भी लाइसेंस मिला होगा कि अब मैं आगे कोई और कर रहा है मेरे भी यहाँ पे, या फिर जो उन्हें सेल कर रहे हैं, तो जो भी उन्हें अमाउंट मिलेगी वो पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ये हो गया। कैश असिस्टेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीओआईए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कैश असिस्टेंस बाय वट एवर को रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो क्या कैश असिस्टेंट, मतलब अगर गवर्नमेंट ने कोई हमें मॉनेटरी अमाउंट में क्या गवर्नमेंट ने
मतलब गवर्नमेंट की स्कीम के दौरान में जैसे एक्सपोर्ट पे थी कि इतना अगर कोई हम इस प्रोडक्ट की सेल करेंगे तो गवर्नमेंट हमें इतना कैश इंसेंटिव मिल जाएगा, मतलब मॉनेटरी अमाउंट मिल जाएगी उसकी। तो जो भी हमें वो अमाउंट मिलेगी वो पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी, ये बात है। और आगे कस्टम ड्यूटी और एक्साइज रीपेड और रीपेबल एज ड्रॉबैक। एनी कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रीपेड और रीपेबल टू एनी पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर द कस्टम एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक। तो मतलब जैसे कस्टम ड्यूटी भी जैसे अगर जैसे इन्हें होता है कि जैसे एक्सपोर्ट वालों को कि उन्हें क्या होता है कि कई बार का जैसे कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, तो अब क्या लिख रखा है रीपेड या रीपेबल। मतलब क्या लिख रखा है, मतलब उन्हें कोई वापस मिल जाएगी ड्रॉबैक, मतलब वो वापस कोई उनका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अगर अगर मतलब जैसे कस्टम अथॉरिटी ने अगर तुम्हें हमें ये कह दिया कि हम उन्हें वापस रीपेड या रीपेबल कर देंगे, तो उस केस में क्या है, वो भी हमारा बेनिफिट है, और वो भी बेनिफिट किस हेड में टैक्सेबल होगा, पीजीपी हेड के अंदर। और लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट और ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और ड्यूटी रिफ्रेश duty free replacement certificate. Any profit on the transfer of duty entitlement, ये this under the important policy formulated around। अब देखो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर, जैसे सेल किया था हमने इम्पोर्ट लाइसेंस को, तो जो भी होगा इसमें क्या है, हमने ट्रांसफर कर दिया ड्यूटी एंटाइटलमेंट, जैसे पास जो भी इन्हें मिलती होगी स्कीम के दौरान, या फिर सर्टिफिकेट मिलता होगा, अगर हमने वो ट्रांसफर कर दिया किसी और को, तो वो उनका जिस पे जो भी हमें प्रॉफिट मिला होगा, मतलब तो वो हमें क्या है, जैसे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट हमने जैसे मान लो अगर उसके अंदर तुमने कोई कॉस्ट वगैरह अगर कोई एक्सपेंसेस इंकर किए थे, तो वो लेस करके जो भी हमें एक्सेस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा उस केस में। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? भैया चलो। नहीं भैया, इसमें क्लियर है। पहले बी हाँ हाँ वाले में बोलो। यही मतलब है ना कि एक्सपोर्ट को पूरा करने के लिए टारगेट, उनको कुछ बेनिफिट दिया सरकार ने, तो क्या चीज? मतलब एक्सपोर्ट पूरा करने पे गवर्नमेंट से कुछ मिला, कितना एक्सपोर्ट करा तुमने। फोर्थ पॉइंट में? बी में इसमें? हाँ, गवर्नमेंट से कैश असिस्टेंस मिला है ना। हाँ, मतलब जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हमने मैंने बताया नहीं था कि जैसे अगर हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की अगर गवर्नमेंट ने स्कीम करके है, अगर हम कोई स्पेसिफिक इसी प्रोडक्ट की अगर हम कोई सेल करें, मतलब जैसे एक्सपोर्ट करें, तो उस केस में गवर्नमेंट से हमें इतना कैश इंसेंटिव मिल जाएगा, मतलब कैश में अमाउंट मिल जाएगी हमें। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। वही वही ठीक। हाँ, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट, अब क्या लिख रखा है, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट विच इज कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ एनी प्रोफेशन। अब इसमें क्या बात कर रहा है कि वो गिफ्ट किया, फिर अगर हमें जैसे परक्यूजिट है, हमें कोई बेनिफिट मिल गया, तो उसकी बात कर रहा है। क्या विच इज कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, अगर वो कन्वर्टेबल है मनी में या नहीं है। मनी में तो कन्वर्ट करने के तो जैसे एग्जांपल बहुत हो गए, कि जैसे अगर हम की बात करें कि कोई हमें गुड्स मिल गया, कोई हमें कार में जैसे हमने बात की थी, अगर वो हमें गिफ्ट में मिल गई तो भी वो भी हो जाएगी। लेकिन अगर कन्वर्टेबल इनटू मनी की क्या बात करें, कि जैसे अगर हम कोई सर्विसेज कह रहे हैं कि हमें कोई सर्विसेज मिल गई हमें सामने से, कोई जैसे मतलब किसी किसी जो मेन है, मतलब हमें सामने से सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है जैसे उस चीज के अगेंस्ट में, तो वो मनी के अगेंस्ट में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो उसका जो भी बेनिफिट होगा वो हमें पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। ये हो गया एक। सम ड्यू टू और रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ अ फर्म, एनी क्या लिख रखा है, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस और कमीशन रिइंबर्समेंट, कमीशन और क्या है रेम्युनरेशन बाय व्हाटएवर नेम को ड्यू टू रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ अ फर्म विच विल बी डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अभी क्या बात करें, अभी बताता हूँ मैं पूरा, एक बार पूरा रीड करते हैं। वेयर एनी एवर वेयर एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड thereof has not been allowed to be deducted under section 40B in the computation of the income of the firm, the income to be taxed shall be adjusted to the extent of amount disallowed। तो इस केस में क्या बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे इस फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे कि मोनेट जैसे जितना अगर हम पार्टनर्स को अमाउंट दे सकते हैं उस पर कोई मनाही नहीं है, लेकिन डिडक्शन कितने की होगी उस पर लिमिट्स है कि कितनी होंगी, हम उसको आगे फर्दर पढ़ लेंगे कि 60%, 3 लाख वगैरह, 1,50,000, 90%, वो आगे लिमिट आएगी, वो चेक कर लेंगे उसके साथ। और जैसे इंटरेस्ट पे 12% तक की लिमिट है, तो हम आगे फर्दर हम चेक करेंगे उस पर क्या चीज़ है। तो जिस मान लो जैसे उन्होंने, अब जैसे बात करें कि अगर जितना भी हमें डिसअलाउड हो जाएगा ना, मतलब जैसे एक तो अलाउड हो जाएगा, मान लो जिस फर्म की इनकम थी 10 लाख, मतलब उसने मतलब सैलरी, मतलब क्या कहते हैं, मैं वो कह रहा हूँ कि 10 लाख की उन्हें रेमुनरेशन दी थी, उस केस में क्या हो गया, मान लो उन्हें 5 लाख अलाउ हो गया एज अ डिडक्शन, उन्होंने 5 लाख की डिडक्शन क्लेम कर ली, तो 5 लाख की डिडक्शन क्लेम कर ली, मतलब फर्म के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं हुए, तो पार्टनर्स के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, अप टू 5 लाख ओनली।
ये ध्यान रखना कि फर्म, क्योंकि जितना फर्म ने टैक्स नहीं पे किया जिस अमाउंट पे, उतना पार्टनर टैक्स पे करेंगे एज अ पीजीपीपी इनकम, नॉट एज ए सैलरी, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो है नहीं, प्रिंसिपल मतलब वो उनके केस में प्रिंसिपल है, मतलब वो खुद ही मेन है। और फर्म ने उस 5 लाख पे जो मतलब जो डिडक्शन उन्हें मिल गई थी उन पे टैक्स भी पे नहीं किया। लेकिन जब वो फर्म को मतलब क्या पार्टनर्स को मिलेगा तो उस 5 लाख पे टैक्सेबल होगा, वो भी अंडर द हेड पीजीपीपी, ये लिख रखा है इस सेक्शन में। और 40B में क्या लिख रखा है कि वो कि जितना अलाउ नहीं होगा, मतलब जो डिडक्शन वाला वो लिख रखा है। हम नीचे एग्जांपल पढ़ते हैं, इसका क्या लिख रखा है, सब सपोज अ फर्म पेज इंटरेस्ट टू अ पार्टनर एट द रेट 20% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। allowable interest कितना है 12%, hence the excess 8% will be disallowed in the hands of firm, since the excess interest has suffered tax in the hands of firm, the same will not be taxed in the hands of partner। अब वही बात करें, जैसे मैं 10 लाख, अगर 5 लाख में कंफ्यूज हो रहा है तो मैं ऐसे कर देता हूँ। जैसे 10 लाख की उन्हें रेमुनेशन दी थी हमने, तो उसमें से मान लो 4 लाख हमें अलाउड हो गया, तो मतलब 4 लाख पे फर्म ने टैक्स पे नहीं किया और 6 लाख पे कर दिया। तो मतलब अगर जो 6 लाख हमने जो पार्टनर को इनकम वजह से रेमुनेशन मिली होगी 6 लाख पे, उस पर तो वो टैक्स नहीं देगा, क्योंकि वो जो इनकम थी वो फर्म ने उस पर टैक्स पे ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन जो 4 लाख थे उस पर अपना फर्म ने टैक्स पे किया, तो उस पर पार्टनर टैक्स पे करेगा, यही लिख रहा है। और ये इंटरेस्ट में उसने वही, अब इसको इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सी बात होगी। और आगे क्या लिख रखा है, एनी, अब नेक्स्ट पॉइंट, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड, क्या लिख रखा है, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट, क्या लिख रखा है, फॉर नॉट कैरिंग आउट एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे वही हम जैसे ऊपर बात कर रहे थे कि अगर जैसे एग्रीमेंट हो गया कि हमारे बैच तू काम नहीं करेगा, ये वाला वो नहीं करेगा, मैंने यहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स एसेसरीज वाला लिया था एग्जांपल, तो उसके केस में हमें जो भी अमाउंट मिलेगी क्या है वो पीजीपी हेड के अंदर हो जाएगी। लेकिन हाउएवर द फॉलोइंग सम रिसीव्ड वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स, क्या लिख रखा है, जो हम नीचे पढ़ेंगे उनको क्या, वुड नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीपीपी। any sum received or receivable in cash or kind on account of transfer of right to manufacture, produce or process or an article, thing right, मतलब दो which is chargeable under the head capital gains। जैसे हम कैपिटल गेन में भी पढ़ेंगे, लेकिन अब इसमें हमने क्या ट्रांसफर किया है, राइट टू मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, मतलब हमने क्या मतलब उसका राइट ही मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब एक तरीके से लगा लो पेटेंट हो गया, जैसे हमने कुछ को बना रखा होगा तो हमने उसको डायरेक्ट ही वो सेल कर दिया, मतलब राइट होता है एक तरीके से तुम्हारा कंट्रोल हो गया ना, तो उन्हें अपना कंट्रोल ही मतलब दूसरे को सेल किया है, तो मतलब तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा बंद नहीं किया, मतलब तुमने अपना उसी को सेल कर दिया उसको, तो पीजीपी हेड के अंदर नहीं कैपिटल गेन के अंदर जाएगा। थोड़ा ये वाला पॉइंट थोड़ा रख के चलना कि ये मतलब टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब इस पे लिख रखा है पीजीपी हेड के अंदर नहीं, कैपिटल गेन हेड के अंदर जाएगा ये वाला। और आगे क्या लिख रखा है, ये वाला थोड़ा रेलेवेंट है, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए इतना छोड़ नहीं, ये वाला थोड़ा कर लेना कि जो भी हमें अगर राइट टू मैन्युफैक्चर है, ये अगर सिंगल पॉइंट में भी आ सकता है, ये वाला यहाँ से लाइन अपनी ध्यान रखना, यहाँ से राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस दिस, सीधा इसके आगे लिखना कि क्या पीजीपीपी के आगे क्रॉस लगा देना और कैपिटल गेन के आगे लिख देना, सीधा सा ये इसका ये मतलब लिख देना। अगर मैंने उसको उससे पैसे लेके छोड़ दिया वहां पे काम करना, वो काम करना तो पीजीबीपी, और अगर उसी हाँ को हक दे दिया पूरा तो कैपिटल गेन। हाँ, राइट टू मैन्युफैक्चर ही दे दिया ना मैंने, उसको ट्रांसफर ही कर दिया, मतलब जो मैं काम कर रहा था, जैसे बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा था, मैंने उसको मैन्युफैक्चर का ही वो राइट दे दिया उस बिजनेस से रिलेटेड, तो मेरे पास ना बिजनेस है, मैं अब बिजनेस भी नहीं कर सकता, तो उससे जो भी अमाउंट होगी वो कैपिटल गेन के अंदर मिलेगी, क्योंकि मैंने लगा लो एक बिजनेस हाँ है, एक मतलब पेटेंट एक था, तरीके से बिजनेस, सेल मेजर सेल ऑफ भेज दिया। बिजनेस। हाँ वही कह सकते हो तुम, सेल ऑफ बिजनेस भैया वगैरह भी। हाँ हाँ भैया जो 6 पॉइंट में आपने एग्जांपल दिया ना कि 20% वाला, हाँ। तो उसमें जो 8% डिसअलो होगा वो पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा क्यों या 12% होगा? 12%? अब देखो ये मेरे को, चलो ये बताओ, फर्म ने टैक्स किस अमाउंट पे किया होगा, अगर जैसे रुको इसी केस पे मैं एग्जांपल, रुको टैक्स वाली वो अपनी क्वेश्चन वाली लिस्ट खोलता हूँ, एक सेकंड, अरे यार ड्रॉ, कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, एक सेकंड, अमाउंट ले लेता हूँ ना मैं इसके साथ, फिर तुम्हें अमाउंट के साथ बताता हूँ, कंट्रोल C, क्वेश्चन नंबर 1, और 12% ऑफ, अब ये मैंने सुना कि परसेंटेज तुम्हें किसका लिखना है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट बता रहा हूँ मैं, 10 लाख, वो भी लगा देता हूँ उधर कॉमा। चलो मेरे को अब ये बताओ, फर्म ने टैक्स किस अमाउंट पे पे किया होगा, चलो मेरे को ये बताओ सबसे पहले, 8% पे। अमाउंट बताओ, 8% पे नहीं, टैक्स किस पे किया होगा, अमाउंट मैंने तभी तो अमाउंट दिया अब तुम्हें। अच्छा
हाँ बताओ चलो। कितने पे दिया होगा, सारे बताओ अपना आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, बताओ इसका जवाब तो दो। 20 पे कितने पे दिया होगा? 1,20,000 पे टैक्स दिया होगा फर्म ने। 80,000 पे मुझे लग रहा है। फर्म ने टैक्स कितने पे पे किया होगा, मेरे को ये बताओ। फर्म ने 1,20,000 पे करा होगा। फर्म ने 1,20,000 पे किया होगा। चलो 2 वोट मेरे पास आ गए 1,20,000 के, एक है मेरे पास 80,000 का। चलो ममता रहेगी, तुम्हें ट्राई करना है ममता। चलो नहीं देना चाहती, चलो अब सीधा सा देखो क्या लिख रखा है इसमें। क्वेश्चन में देखो, द अलाउेबल इंटरेस्ट रेट इज 12%। मतलब क्या 12% की तुम डिडक्शन क्लेम कर लोगे। तुम डिडक्शन क्लेम कर लोगे तो 12 लाख पे तुमने 1,20,000 पे तुमने टैक्स कैसे पे कर दिया। तो जो बाकी बचे होंगे मतलब 80,000 उस पे तुमने टैक्स पे किया होगा। 80,000 में तुमने टैक्स पे किया जिसकी तुम्हें डिडक्शन नहीं मिली। डिसल हुआ जो। हाँ जो डिसअलाउ हुआ उस पे फर्म ने टैक्स पे किया होगा ना। तो मतलब क्या अवंशिका ने सही कहा था, जैसे उस पे फर्म ने कितने पे टैक्स पे किया होगा, 80,000 पे। अब वो क्या कहते हैं, और 12% की उन्हें डिडक्शन मिल गई, मतलब मिल गई थी। मतलब फर्म ने 12% पे टैक्स पे नहीं किया। ठीक है। ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा था कि जिस अमाउंट पे फर्म ने टैक्स पे नहीं किया उस पे वो उतनी अमाउंट पार्टनर्स के हाथ में पार्टनर्स टैक्सेबल पे होगी। करेंगे। हाँ ठीक है। उस अमाउंट पे तो मतलब 1,20,000 अगर, तो अगर मुझे 120 मतलब हाँ उतने पे फर्म वो पार्टनर्स। पार्टनर टैक्स देंगे पीजीबी हेड के अंदर। ठीक है। ठीक है हाँ। ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं 1,20,000 इज नॉट टैक्स्ड इन द hands of firm, so it is taxable ये समझा नहीं भाई, मतलब 20% पार्ट फर्म को देना था। रुको हाँ in hands of partners। क्या अब बोलो। 20% फर्म को देना था। पहले फर्म की इनकम मतलब ये बताओ, तो वो इंटरेस्ट कितना है टोटल, मेरे को ये बताओ सबसे पहले। चलो टोटल 10 लाख है। शाबाश। टोटल 10 इंटरेस्ट लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। हाँ इंटरेस्ट 2 लाख है। और फर्म ने डिडक्शन कितनी की, फर्म को कितनी डिडक्शन मिलेगी मेरे को ये बताओ, कितने फर्म अमाउंट को की। डिडक्शन 1,20,000 की। तो मतलब फर्म ने 1,20,000 पे टैक्स पे नहीं किया। उसको उतने की डिडक्शन मिल रही है, तो डिडक्शन तो जब मिलेगी ना जब टैक्स पे किया होगा। अरे रुको अब ये बताओ 10 लाख मतलब इसमें अगर प्रॉफिट में मान लूं तुम्हारा है 10 लाख ही तुम्हारा प्रॉफिट है, 10 लाख थोड़ा फिर कंफ्यूज हो गया, 20 लाख तुम्हारा प्रॉफिट है। हम्म। ठीक है। अगर मान लो तुमने एक बार अकाउंटिंग प्रॉफिट से बात करें, तुमने 2 लाख की वहां पे ले ली होगी अकाउंट्स में तुमने, क्योंकि वहां तो कोई लिमिट नहीं होती। तुम्हारा प्रॉफिट वहां हाँ 18 लाख आ रहा होगा मानो। अगर तुम हाँ। अब टैक्स की अब हम टैक्स में आते हैं, तो तुम्हें कितने अमाउंट की डिडक्शन मिली होगी मेरे को ये बताओ। वन टैक्स लाख ट्वेंटी में की तुमने, 1,20,000 की मिली होगी। तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना टैक्सेबल है मेरे को अब ये बताओ। प्रॉफिट टैक्सेबल 80,000 है अभी। हाय हाय। अभी मैंने बोला है मैं 20 लाख का तुम्हें प्रॉफिट मिला है, कि तुम बोल रहे 80,000 टैक्सेबल है, और 2 लाख वो इंक्लूडेड है अंदर उसके। मतलब क्या, जैसे क्या बात करें, जैसे अब तुम्हें 20 लाख की तुम्हारी क्या थी, 20 लाख की मैंने कहा था कि तुम्हारे क्या है, पैसे लिखते हैं, प्रॉफिट तुम्हारे हैं 20 लाख के। ठीक है। हम्म। अब क्या है, फर्म को कितने की डिडक्शन मिल गई, लेस लेस डिडक्शन कितने की मिल गई, 1.2 लाख की। तो फर्म को हाँ टैक्सेबल कितनी अमाउंट हुई, टैक्सेबल एंड कितनी होगी 18.8। 18.8 लाख। तो फर्म ने अब कितने पे, 80,000 पे टैक्स पे किया है ना वो एक्स्ट्रा पे।
ये रही वो 18,000, क्योंकि अगर हम अकाउंट्स की अगर हम देखो, क्योंकि अगर हम एज पर एक बार अकाउंट्स देखें, अकाउंट्स, तो फर्म का कितनी इनकम आ रही थी 18 लाख की, तो फर्म को अब एक्स्ट्रा कितना टैक्सेबल हो रहा है 80,000 ना, तो मतलब फर्म ने टैक्स किस पे किया होगा, एक्स्ट्रा 80,000 पे ना। अच्छा। अब फर्म ने इस अमाउंट पे मतलब इस अमाउंट पे टैक्स पे किया है, ये 0.8 लाख पे, मतलब 80,000 पे, हम्म। तो मतलब फर्म ने इतना 80,000 पे टैक्स पे एक कर लाख दिया बीस है। हजार बचा गया, 1,20,000 पे देना हाँ, पड़ेगा अब। इस पे फर्म ने अभी तक टैक्स पे नहीं किया है इस अमाउंट, क्योंकि इनकी डिडक्शन मिल गई उन्हें। अब तो इतने हम्म, अमाउंट की अब इतने अमाउंट का टैक्स पार्टनर्स के हैंड में होगा। अब वो कैसे होगा, कितनी समझ अमाउंट पे, गया। मतलब कितनी रेशो में होगा, वो देखा जाएगा कि किसको कितना मिल रहा है, वो समझ गया, डिपेंड समझ करेगा गया, उसका। समझ। हाँ, तो ये हो गया। अब लिखते हैं फॉर नोट शेयरिंग एनी know-how, patent, trademark, license, or any business commercial right of similar nature information likely to exist in the manufacture or processing of goods or। अब इसका मीनिंग बताओ, अब तुम क्या निकालते हो बताओ, इसका मीनिंग बताओ पहले, तुम क्या निकला बताओ, पहले तुम बताओ इसका, तुम क्या मीनिंग निकालते हो इसका, इस लाइन का, जल्दी बताओ, एक 8 मिनट ही सेकंड। अपने पास, बस आज एक ही सेशन रखूंगा मैं, बस सेशन 28 ही अपन देखना है, और अगर उसके आगे जितना कवर हो पाएगा जल्दी बता रहा हूँ। कोई नो हाउ, कोई पेटेंट वगैरह शेयर ना करने के लिए, ना मतलब करने के अगर लिए। किसी ने जैसे ना करने के लिए, मतलब जैसे ना, मैंने आपसे बोल दिया होगा हाँ हाँ कि अपना ये पेटेंट किसी को शेयर मत करना, हाँ, तो उसके लिए मैंने कोई पैसा दिया तो वो भी पीजीपी की इनकम होगी। करेक्ट। अब तुम, लेकिन तुम एक चीज और भूल गए अभी भी। एक सेकंड, एक सेकंड। Franchise are either business or commercial right of similar nature or information of technique likely to assist in the manufacture or processing of goods or services। या फिर कोई टेक्निक वगैरह भी, कोई तरीका हो स्पेशल। चलो, हाँ ठीक है, अब तुम मतलब सही जा रहे हो, मतलब इसमें से वही बात है कि अगर तुमने, अगर नो हो, मैंने तुम्हारे साथ ये तुम्हें अमाउंट दे दी इस चीज के लिए कि तुम इस चीज का जो पेटेंट तुम्हारे पास है, इसको तुम आगे फर्दर कहीं सेल ऑन नहीं करोगे, मतलब कहीं बेचोगे नहीं, ट्रांसफर नहीं करोगे तुम इस इसको, या फिर जो ट्रेडमार्क लाइसेंस जो भी इसमें लिखा है मेंशन, तो जो भी मैं अमाउंट दूंगा वो पीजीपी हेड के अंदर तुम्हारी टैक्सेबल हो जाएगी। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, क्या लिख रखा है मीनिंग की, एग्रीमेंट क्या है, इंक्लूड्स एन अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग विच इज नॉट रिटन, ठीक है, सर्विसेज डिस्क्रिप्शन हो गया, बैंकिंग, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, सम रिसीव्ड बाय द एसएससी एन एम्प्लॉयर अंडर अ कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी including a sum allocated by way of bonus on such policy will be taxable as income from business। अब देखो, कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, इसके 3 जगह ट्रीटमेंट होते हैं, तुम या तो यहीं पे लिख लेना, इसको कहीं और लिख लेना, इसके 3 जगह ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो जाता है क्या, सैलरी में ही सीधा, कि अगर एम्प्लॉय को, हाँ, सैलरी में जब जाएगा जब ये एम्प्लॉय को मिला होगा, अगर इसकी फैमिली को मिला होगा, अगर इसकी एम्प्लॉय की डेथ होगी तो उस केस में किसको जाएगा, फैमिली को, तो फैमिली की कौन सी इनकम हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और ये अगर मान लो एम्प्लॉयर को मिलता है, एम्प्लॉयर को कैसे मिलेगा, कि जैसे एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस करवा रखा था कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी का, कि जैसे ये मेरा खास एम्प्लॉय है, अगर इसकी कुछ डेथ या फिर इसको कुछ हो जाता है तो इसके बिहाफ पे इसको मतलब अमाउंट मिलती रहेगी, अमाउंट मिल जाएगी इसको। और कई बार ना इसी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ये भी हो जाता है कि जैसे ये मेरा एम्प्लॉयर मेरी एसेट थी, तो उसके लिए मैंने अब इंश्योरेंस करवा लिया अब अपनी, तो जो भी है ना, मेरे को अब कुछ परसेंट अब मेरे को भी मिल जाएगा उससे। तो अगर जो भी अमाउंट अगर एम्प्लॉयर को मिलती है, क्योंकि वो मेरी एसेट थी और वो मेरी बिजनेस के लिए थी, मतलब जो भी बिजनेस रन करने के लिए, तो वो बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। हाँ, तो इसके अंदर ना तुम ये ध्यान से लेना कि कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी के 3 ट्रीटमेंट होते हैं, सैलरी हेड में एम्प्लॉय को मिली है, एम्प्लॉयर को मिल गई तो वो जाएगी पीजीपी हेड के अंदर, अगर मेरी फैमिली को मिल गई तो मिलेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, ये ध्यान रखना। अब आगे, एफएमवी ऑफ इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन, और एक सेकंड, ये वर्ड उड़ गया मेरे से, अरे एक सेकंड जल्दी।
fair market value of inventory on its conversion treatment as capital asset. क्या लिख रखा है? FMV of inventory on the date of its conversion on treatment as capital asset determined as in the prescribed manner would be chargeable to tax as business income. अब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे हमने अब जो कैपिटल, जैसे हम पहले इसको क्या बिजनेस में एसेट को यूज कर रहे थे, लेकिन अब इसको मालूम कि अपनी कैपिटल एसेट एज जैसे अब कैपिटल एसेट के अंदर अब ये कवर हो रहा है, और कैपिटल मतलब इसको हम कैपिटल एसेट अब हम बनाने जा रहे हैं अब अपना बिजनेस से, अब इसको शिफ्ट करके अपनी। तो ठीक है, तो जो भी हम कन्वर्जन एट द रेट ऑफ कन्वर्जन पे ना, तो जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना इन्वेंट्री की, जैसे हमने ऐसी कोई मेरी कोई मशीनरी थी, मतलब जैसे कोई कि मेरे पास बहुत सारी होगी थी, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट या फिर जो भी उसके पास इन्वेंट्री थी कि ठीक है, तो मैं जो उसके बिजनेस में यूज कर रहा था, लेकिन अब मैंने उसको ना अपना कैपिटल एसेट बनाने जा रहा हूँ। तो ठीक है, तो जैसे जैसे मेरी गोल्ड की बात करें, अब मैं गोल्ड को क्या कहते हैं, मेरी गोल्ड इन्वेंट्री थी, मैं उसको गोल्ड बेचता था अपने बिजनेस में। अब मैं मान लो उसको अपने गोल्ड को क्या कह रहा हूँ कि मैं अपने उसको कैपिटल एसेट बना रहा हूँ, मतलब अपने घर पे मतलब लेके जा रहा हूँ उसको, अपनी पर्सनल बना रहा हूँ। उस केस में क्या होगा कि मान लो जैसे मैं अपने घर पे लेके जा रहा हूँ, मतलब उसका कोई और ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मान लो अपने अपने मैंने बिजनेस से हटा ली उसको वहां से अमाउंट, तो और कैपिटल एसेट बना लिया, तो उस केस में क्या होगा, जो भी डेट ऑफ कन्वर्जन होगी ना, मतलब जिस डेट पे मैं लेके जा रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी उस डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना उस प्रोडक्ट की, जैसे गोल्ड की बात करें तो फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगी उस डेट पे, तो वो मतलब वो हमारी क्या हो जाएगी, पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। क्योंकि हम ये डीम्ड मान लेंगे कि हमने वो इन्वेंट्री हमने जो भी थी हमने सोल्ड कर ली, बेच दी, तो बेचने से सेल इनकम आएगी, तो वो मतलब ये एज्यूम के लिए जाता है कि हमने बेच ली। अगर हम घर पे लेके मतलब ऐसे जा रहे हैं कि ऐसे, तो हम गोल्ड के मतलब ऐसे जो बिजनेस वो कितना वो कर सकते हैं यहाँ से, मतलब कि अपना अपने घर पे ट्रांसफर कर ली, फिर वहां से आगे कर देंगे, तो मतलब थोड़ा वो टैक्सेबल हेड के अंदर ऐसे वो टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं वहाँ के, वहाँ पे कि मतलब कई बार क्या बता, वो तो ट्रेस भी ना हो पाए कई बार, तो कि अगर हम जैसे घर पे ले गए तो जैसे वो चीज़, तो तभी ये ला रखा है ये वाला प्रोविजन। अब क्या लिख रखा है, ठीक है, जैसे तो जैसे तभी होता है कि जैसे गोल्ड जब भी हम परचेज करा होगा कोई भी ज्वेलर, तो उसके केस में उसने मतलब कोई रिसीट वगैरह जहाँ से भी लिया होगा उस पर प्रूफ होगा कि गोल्ड ट्रेस करने का जहाँ से भी लिया होगा। तो अगर जैसे उसने मंथली या फिर जब भी स्टेटमेंट आएगी कि उसका कितना गोल्ड बिका, तो वहाँ उसका रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर मान लो कोई रेड रूड जैसे पड़ जाती है, वहाँ पे हमें गोल्ड कम दिखा, तो हम उससे स्टेटमेंट वगैरह मंगाएंगे कहाँ पे है, तो उससे हमें अगर एडिक्वेट नहीं मिली तो उस पर सीधा पेनल्टी, मतलब फिर वो आगे उसके वो लगेंगे क्लोजेज, उसने अपनी इनकम छुपाई, तो सेक्शन 69 वाले जो भी थे ना, तो वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, 69 और 68, मतलब जो भी उस पर एप्लीकेबल होगा उस केस में। और एक और की sum received on account of capital asset referred under section 35 AD. Any sum receivable in cash or kind on account of any capital asset in respect of which whole of the expenditure on such capital asset has been allowed as deduction on 35 AD being demolished, destroyed or discarded. तो इस केस में क्या लिख रखा है कि जो भी हमने कोई हमारी ऐसी कैपिटल एसेट थी जिसके केस में हमने सेक्शन 35 एडी के अंदर जैसे हमें पूरी डिडक्शन क्लेम कर ली थी, तो उस केस में हम जब भी उसको अमाउंट को हम बेचेंगे ना, जैसे हम उसको अगर हम सेल कर रहे हैं, तो जो जितनी भी हमारी सेल अमाउंट होगी ना को अप टू कोस्ट, वो कहाँ तक पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, और जितनी भी ओवर एंड अबव कॉस्ट होगी ना, वो हमारी जाएगी कैपिटल हेड के अंदर। ये हम जैसे वहां पे कैपिटल हेड के अंदर भी बचेंगे, तो मतलब क्या होता है, जैसे मेरे को 5 लाख की मैंने कोई कैपिटल एसेट परचेज की थी, तो मैंने 5 लाख की पूरी डिडक्शन ले ली होगी बिजनेस हेड के अंदर पहले प्रॉफिट वहां पे करते हुए, जिस ईयर में मैंने परचेज की होगी, तो 5 लाख मैंने पूरी डिडक्शन क्लेम कर ली, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, जीरो। अब तो ना उसमें मैं डेप्रिसिएशन कुछ भी बेनिफिट नहीं ले सकता, ठीक है। और मान लो 1-2 साल के बाद मैंने उसको बेच दिया, मतलब कितने में बेच दिया, मान लो 10 लाख में, पहले तो मैंने केस बनाते 5 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख के 5 लाख क्या हो जाएंगे, पीजीपी इनकम बन जाएगी, क्योंकि अप टू कोस्ट होती है पीजीपी हेड के अंदर, ठीक है। अगर मान लो मैंने बिलो कोस्ट सेल किया, तो जितनी वो होगी सेल वैल्यू होगी वो पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैंने 5 लाख से ज्यादा टैक्स बेच दिया, मतलब ज्यादा अमाउंट में सेल कर दिया, तो अप टू 5 लाख पीजीपी हेड के अंदर जाएगी, क्योंकि कोस्ट मेरी वहां तक थी। और ओवर एंड अब कॉस्ट क्या हो जाएगी, जितना भी सेल और माइनस कॉस्ट हम करेंगे वो हो जाएगी कैपिटल हेड के अंदर। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला पॉइंट कई बार आ सकते हैं कि अगर जैसे हम बिजनेस से मतलब कि ये वाला कर रहे होते हैं, तो वो जितनी भी ओवर एंड अबव होगी वो कैपिटल हेड के अंदर जाएगी। सेशन खत्म। हाँ, आज के लिए तो खत्म होने वाला है। भैया टाइम हो गया। हाँ, भैया मैंने आपसे एक डाउट पूछा था। चलो एक नेक्स्ट सेशन में खाली उस डाउट के लिए आ जाओ बस, चलो। क्योंकि नोट्स बना रही थी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो पॉइंट। हाँ हाँ, बता देता हूँ मैं, चलो ये वाला सेशन एक बार आज एंड हो रहा है, दूसरे सेशन में ज्वाइन कर लो एक बार, जिसको डाउट अगर कुछ हो तो।